16 जून 2009 कर्नाटक के बंतवाल के बस स्टैंड के वॉशरूम में एक औरत की लाश मिलती है। पता करने पर पता चलता है ये जो लेडी है उसका नाम है अनीता बारीमल और वो अपने लवर के साथ शादी करने यहाँ आई थी पर उसकी मौत हो चुकी है। पुलिस ने इसे एक सुसाइड केस कह के तो इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी, बट कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 6 साल, 20 कत्ल, सबकी सब लड़कियां। वॉशरूम में एक लाश जो कि एक लड़की की थी। Bangalore police have cracked one of Karnataka's worst serial killing cases. 2003 से 2006 के बीच ठीक ऐसे ही कर्नाटक के 5 डिस्ट्रिक्ट्स में 20 से ज़्यादा औरतें जो 20 से 35 साल की उम्र की थी ऐसे ही मरी हुई मिली थी बस स्टैंड के वॉशरूम में। और उसके मुंह से झाग निकल रहा था जैसे कि उसने कोई जहर खा लिया हो। क्या ये कोइंसिडेंस था या किसी सीरियल किलिंग की प्लानिंग, या फिर ये लव जिहाद का केस था, या फिर कुछ उससे भी ज़्यादा डेंजरस जो हम सोच भी नहीं सकते। आखिर फिर कैसे एक 14-15 साल की लड़की की वजह से इस केस के मास्टरमाइंड को पकड़ा जाता है जिसे आज दुनिया जानती है साइनाइड मोहन के नाम से। ये साइनाइड मोहन साइनाइड मोहन। साइनाइड मोहन देखिए, जो डेड बॉडी मिली थी अनीता बारीमल की, वो ठीक 15 जून को अपने लवर के साथ शादी करने के लिए अपने गांव से उसके साथ भाग जाती है। और अनीता एक कम्युनिटी से बिलोंग करती थी जिसका नाम था बंगेड़ा, और उनका कहना था कि उसे एक मुस्लिम लड़का भगा कर ले गया। अगर इसे तुरंत नहीं पकड़ा गया तो वहाँ के पुलिस स्टेशन पे चला के राख कर दिया जाएगा। अब पब्लिक आउटरीच के दबाव के चलते और कहीं ये लव जिहाद का केस ना हो, पुलिस इस केस को सीरियसली लेती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन और भी तेज कर देती है। अगर टाइम में पीछे जाएं तो पता चलता है 2003 से 2006 के बीच सदर्न कर्नाटक के 5 डिस्ट्रिक्ट्स जिसमें मैंगलोर, बेंगलोर, मसल और मैसूर शामिल थे, उनके 6 इलाके के बस स्टैंड में ठीक ऐसे ही केसेस पाए गए थे जिसमें 20 से 35 साल की उम्र की लेडीज ठीक बस स्टैंड के वॉशरूम में डेड मिल रही थी। उन सब ने पॉइजन पिल्स के थ्रू सुसाइड किया था। ये कहकर पुलिस ने इस इन्वेस्टिगेशंस को लाइटली लिया और अपना इन्वेस्टिगेशन क्लोज कर दिया, क्योंकि एक रीज़न ये भी था कि जितनी भी लड़कियां मिली थी किसी जाने माने या बड़े घराने से बिलोंग नहीं करती थी। इस करके पुलिस ने इस इन्वेस्टिगेशन को तो इग्नोर ही कर दिया। लेकिन 2 चीज़ें जो पुलिस ने नज़रअंदाज की वो सबसे बड़ी भूल थी। पहली, जितनी भी लेडीज़ मिली थी वो सब शादी के जोड़े में थी पर उनके गहने सभी गायब थे। दूसरा, जो भी पॉइजन पिल्स का यूज़ हुआ था वो आसानी से तो मार्केट में कहीं मिलता ही नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि पुलिस ने सच्ची इन बातों का ध्यान नहीं दिया या फिर वो उसे जानबूझ के नज़रअंदाज कर रही थी। अब पुलिस पब्लिक आउटरीच के प्रेशर के चलते अनीता बारीमल का केस सीरियसली इन्वेस्टिगेट करती है। तो सबसे पहले जो उसकी लाश के साथ मोबाइल फ़ोन मिला था उसके कॉल डिटेल्स निकलवाए जाते हैं। तो पता चलता है अनीता रात भर किसी लेडी से बात करती है। अब जब उस लेडी के बारे में पता किया जाता है तो उसका नाम पता चलता है कावेरी मनुकुम, जो कि मदिकेरी की रहने वाली थी और पिछले 1 साल से मिसिंग थी। पुलिस फिर उस मिसिंग लेडी के कॉल डिटेल्स निकलवाती है तो पता चलता है वो भी रात भर किसी लेडी से बात करती थी जिसका नाम था पुष्पा विशुकोड़ा और वो पिछले 2 साल से मिसिंग थी। अब पुष्पा विशुकोड़ा के भी कॉल डिटेल्स निकलवाए जाते हैं तो पता चलता है वो भी किसी लेडी से बात कर रही थी जिसका नाम था विनुथा पिजीना, वो पिछले 3 साल से मिसिंग थी। अब जब पुलिस 5वीं, 6वीं, 7वीं लेडी तक पहुंचती है और जो लिंक मिलता है उससे पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। सबके कॉल्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड थे और ये सब कई सालों से गायब थी। अब पुलिस को शक होने लग गया था, क्या ये कोई प्रोस्टिट्यूशन का केस है या फिर लव जिहाद का, जहां लड़कियों को प्यार के झांसे में फंसाकर गल्फ की कंट्रीज में भेजा जा रहा था। अब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी तो 16वीं और 17वीं नंबर की लेडीज़ के मिसिंग केसेस तक पहुंचती है, पर जैसे 18वीं और 19वीं नंबर की लेडीज़ के मिसिंग केसेस तक पहुंचती है तो उनमें से एक लेडी का मोबाइल 3 मिनट के लिए एक्टिव मिलता है जिसकी लोकेशन थी देराला कट्टी। और पुलिस अब तुरंत उस लोकेशन पर पहुंचती है तो वो मोबाइल एक छोटा सा लड़का जिसकी करीब उम्र 14 या 15 साल की होगी उसके पास मिलता है और उसका नाम था धनुष। अब जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो यहाँ एक शॉकिंग ट्विस्ट सामने आता है। वो कहता है ये फ़ोन तो मेरे चाचा मोहन कुमार ने दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ उठ रहा था कि ये मोहन कुमार है कौन? क्या ये किसी बड़े इंटरनेशनल गैंग का मेंबर था जो लड़कियों को प्यार के झांसे में फंसाकर उनका प्रोस्टिट्यूशन और स्मगलिंग करता था? अगर हाँ तो पुलिस अभी तक इसे पकड़ क्यों नहीं पाई थी? अगर इसका बैकग्राउंड देखा जाए तो ये मैंगलोर का रहने वाला था और उस एरिया के गांव के प्राइमरी स्कूल का मैथ्स और साइंस का प्रोफेसर था। लेकिन एक बार इसने ईयर 2000 में नेत्रावती नदी के पास अपने ही गांव की औरत का जबरदस्ती करने की कोशिश की, जिसके बाद उस औरत ने अपनी जान बचाने की कोशिश की और इसने उसी नदी के पुल से इसे नीचे फेंक दिया। इसे लगा कि वो मर गई होगी, इसलिए इसने पीछे भी नहीं मुड़ के देखा और वहां से सीधा चला गया। बट वो औरत बच जाती है
और बाद में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देती है, जिसके बाद इसकी नौकरी चली जाती है। पर ये जल्दी जेल से भी छूट जाता है क्योंकि कोर्ट में इसके खिलाफ कोई भी विटनेस नहीं था। अब बेरोजगारी आ चुकी थी, तो इसके दिमाग में एक ही सवाल घूमता है कि अब क्या किया जाए। तब इसका एक दोस्त जो कि ज्वेलरी का काम करता था, उससे एक बहुत खतरनाक चीज़ के बारे में इसे पता चलता है। तो चलिए अब केस पर वापस आते हैं। अब जो मोबाइल फ़ोन मिला था कर्नाटका पुलिस को, उसमें से सबसे पहले वो मोहन कुमार का नंबर निकालती है और उसे ट्रेस करना शुरू करती है। तो पता चलता है कि अब मोहन कुमार किसी और लेडी के साथ कॉन्टैक्ट में है, जिसका नाम है सुमित्रा शेखारा पुजारा, और वो वहीं पंतवाल की रहने वाली है। फिर बाद में पुलिस सुमित्रा के पास पहुंचती है, उससे मोहन कुमार के बारे में पूछती है। तो वो कहती है कि मैं किसी मोहन कुमार को नहीं जानती, मैं किसी और से बात कर रही हूँ। तो पुलिस उसे कहती है कि तुम जिससे बात कर रही हो उससे बात करती हो और उसे एक दिन बस स्टैंड पे मिलने के लिए बुलाओ। अब मोहन कुमार जैसे ही बस स्टैंड पे मिलने के लिए पहुंचता है, तो पुलिस तुरंत ही उसे गिरफ्तार कर लेती है। अब पुलिस को यहाँ से एक बहुत बड़ी सक्सेस हाथ लगती है। वो जिस शख्स को पकड़ती है, बाद में वो अपना पूरा नाम बताता है, प्रोफेसर मोहन कुमार, और फिर देता है एक हैरत अंगेज कन्फेशन। मैंने 20 नहीं 32 महिलाओं को मौत के घाट उतारा है। सबको मैंने साइनाइड पिल्स गोलियां दी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जितनी भी औरतों की डेड बॉडीज मिली थी, उन सबके लैब टेस्ट में ये कहीं नहीं पाया गया उनके साथ की कोई जोर जबरदस्ती की गई हो। तो आखिर में उन सब ने साइनाइड खाया कैसे, और अगर मोहन उनको दे रहा था तो मोहन ऐसा कर क्यों रहा था। मोहन कुमार ने अपनी स्टेटमेंट में बताया कि जब मेरी नौकरी चली गई तो पैसा कमाने का कोई जरिया नहीं था। एफआईआर के बाद एक दिन मैं बस स्टैंड पर था, तब मैंने एक औरत देखी, शादी की उम्र की थी, पर अब तक शादी नहीं हुई थी। मैंने उस औरत से बात करनी शुरू की। अच्छा खासा पढ़ा लिखा होने की वजह से वो उसे जल्दी अपनी बातों में इन्फ्लुएंस कर लेता है और उसे एक शादी के सपने दिखाता है, और यहाँ तक कि उसे ये भी भरोसा दिलाता है कि वो दहेज के सख्त खिलाफ है, और उस टाइम दहेज के खिलाफ होना एक बहुत बड़ी बात थी। फिर बस स्टैंड के पास एक रूम बुक करता है और शादी की रात के बाद अगले दिन सैर के बहाने बाहर निकलता है, और बस स्टैंड के पास वो उन औरतों के एक पिल्स देता है, ये कह के कि एंटी प्रेगनेंसी के लिए है, और उन्हें यहाँ तक कि ये भी कहता है कि इसे खाने के बाद बहुत ही चक्कर आएगा, इस करके वॉशरूम में जाकर ले। अब उसे इतना भरोसा था कि ये औरत एक बार अंदर चल गई तो दोबारा बाहर मुड़कर नहीं आने वाली, इस करके ये पीछे भी मुड़कर नहीं देखता था और सीधा रूम पर जाकर सारी ज्वेलरी वगैरह लेकर फरार हो जाता था। इस तरह से इसने 20 से ज़्यादा औरतों को अपने चंगुल में फंसाया। अब सवाल ये भी उठता है कि ये इतना खतरनाक पॉइजन ला कैसे रहा था। तो इसका जवाब है, ये अपने आप को एक ज्वेलरी वर्कर बताकर साइनाइड खरीदता था मार्केट से, और बाद में औरतों को मारकर उनकी ज्वेलरी लेकर बैंक में जाकर गिरवी रखकर अपने लिए लोन निकलवाकर खर्चा चलाता था। पुलिस को ये तो पता चल गया था कि जितने भी मर्डर्स हुए साउथ कर्नाटका में, जिसमें मैंगलोर के लश्कर मोहल्ला से 8 और केम्पागौड़ा से 5 लाशों की पुष्टि हुई है, और 32 में से 20 औरतों की मर्डर का कंफर्मेशन हुआ है, ये सब मोहन कुमार ने किया है क्योंकि उसने खुद ये कबूल किया था। अब इस कन्फेशन के बाद पुलिस को भरोसा हो गया था कि इसे कोर्ट में सजा दिलवाना आसान होगा, लेकिन यहीं पर आता है एक ट्विस्ट। कोर्ट में जाते ही मोहन अपने सारे गुनाहों से पलट जाता है। वो कहता है कि ये सब तो मुझे चाहती थी, और जब मैंने शादी से इनकार किया तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाहियां भी इस केस को कमज़ोर बना रही थी, क्योंकि मोहन ने कोर्ट के सामने के रखा कि सिर्फ 20 लाशों में से ही 2 का फोरेंसिक टेस्ट हुआ है। तो पुलिस आखिर कैसे कह सकती है कि इन सबको मैंने ही जहर दे के मारा है, और इस केस में कोई डायरेक्ट विटनेस भी नहीं था। और कहीं पुलिस कह रही थी कि उसने ज्वेलरी के अगेंस्ट लोन लिया है, और कहीं कह रही थी कि उसने ज्वेलरी को बेच दिया था। केस टूटने ही वाला था, तभी पुलिस को एक विटनेस मिल जाता है, जो कि वहीं पंतवाल के मंदिर का पुजारी था। उसने कहा कि अनीता के डेथ के अगले दिन ही मोहन उनके पास आया और उन्हें एक पश्चाताप पूजा कराने के लिए कहा, जिसका नाम था कुमकुम अर्चना, और ये पूजा तब करवाई जाती है जब किसी आदमी के हाथों किसी औरत का कत्ल हो जाए। फिर आता है 21 दिसंबर 2013। कोर्ट ने मोहन कुमार को 3 केसेस में फांसी की सजा सुनाई और बाकी सारे केसेस में उम्र कैद। बाद में आगे चलकर कोर्ट ने फांसी की सजा को बदलकर उम्र कैद में कर दिया, और ये केस आज तक कोर्ट में चल रहा है।